नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जैवेद अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी मॉड्यूल सी चैप्टर नंबर 22 का पार्ट 5 करेंगे। तो यहाँ पर हम चैप्टर नंबर जो हमने पार्ट 4 में डिस्कस किया था फ्रेंड, उसी में पार्ट 2 डिस्कस कर रहे थे, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का। उसी को हम यहाँ पर कंटिन्यू करने वाले हैं, चैप्टर 2 को ही कंटिन्यू करेंगे। बात करते हैं कैपिटल और रिजर्व की। कैपिटल एंड रिजर्व, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ अ बैंकिंग कंपनीज पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व शैल नॉट बी लेस देन 5 लाख इफ द बैंक हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड आफ्टर द 16 सितंबर 1962। मतलब ये देखो, अब 5 लाख है, अब गाइडलाइन बदल गई होगी, लेकिन जब एक्ट आया था, चूँकि हम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 पढ़ रहे हैं, तो उसी के बारे में ही बात की जा रही कि उसका सेक्शन 11 कहता है शुरुआत में कि जो अगर कोई बैंकिंग कंपनी इस्टेब्लिश करना चाहती है अपने आप को 16 सितंबर 1962 के बाद में, तो उसका जो पेड अप कैपिटल और रिजर्व है वो कम से कम 5 लाख रुपए होना चाहिए। कितना होना चाहिए फ्रेंड्स? 5 लाख रुपए होना चाहिए। दिस मिनिमम अमाउंट वेरीज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ प्लेसेस ऑफ बिजनेस इन वन आर मोर स्टेट एंड आल्सो विद द नेचर ऑफ बैंक सच एज इंडियन बैंक, फॉरेन बैंक हुज ब्रांचेज आर इन इंडिया। अभी जो मिनिमम अमाउंट 5 लाख की कही गई है, ये वेरी करेगी कि बैंक एक राज्य में काम कर रहा है कि मल्टीपल राज्यों में काम कर रहा है, इंडियन बैंक है कि फॉरेन बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, पेमेंट बैंक है, इन सब बातों पर निर्भर करेगा। सेक्शन 12 स्टेट दैट द सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ बैंकिंग कंपनी कैन नॉट बी लेस देन 50% ऑफ अथराइज्ड कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल कैन नॉट बी लेस देन 50% ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल। ठीक है, पहला है कि सेक्शन 12 कहता है कि सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ अ बैंकिंग कंपनी कैन नॉट बी लेस देन 50% ऑफ अथराइज्ड कैपिटल। यानी यहाँ पर हम सब्सक्राइब कैपिटल रखें, यहाँ पर सब्सक्राइब कैपिटल रखें, यहाँ पर अथराइज कैपिटल रखें। सोचो कि अथराइज कैपिटल अगर 100 करोड़ रुपए है या 100 रुपये है, तो अथराइज कैपिटल का 50% कैन नॉट बी लेस देन 50% ऑफ अथराइज कैपिटल, यानी कि ये 50 रुपये से कम नहीं हो सकती है, ये कहा गया। अगर अथराइज कैपिटल 100 रुपये है तो सब्सक्राइब कैपिटल उसके 50% यानी कि 50 रुपये से कम नहीं हो सकती है। फिर आगे इन्होंने कहा कि जो पेड अप कैपिटल है वो कैन नॉट बी लेस देन 50% ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल, यानी कि अगर हम पेड अप कैपिटल यहाँ पर रखें तो ये सब्सक्राइब कैपिटल का 50% से यानी 25 रुपये से कम नहीं हो सकती। ये इसका पूरा सीक्वेंस है फ्रेंड्स। ओके, अथराइज कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल और पेड अप कैपिटल, ये 3 कैपिटल हैं। अथराइज कैपिटल का आधे से ज़्यादा सब्सक्राइब कैपिटल होना चाहिए और सब्सक्राइब कैपिटल के आधे से ज़्यादा पेड अप कैपिटल होना चाहिए। अथराइज कैपिटल क्या होता है? ऐसी पूंजी जो अथराइज है, बैंक अथराइज है कि ये मान लो SBI है, उसको अथराइज है कि 1000 करोड़ रुपए का कैपिटल वो रख सकता है, पूंजी रख सकता है। तो जो अथराइजेशन मिली है वो अथराइज कैपिटल हो गई 1000 करोड़। सब्सक्राइब कैपिटल क्या? 1000 करोड़ आप रख सकते हैं। अब उसके लिए आपने मार्केट में शेयर लॉन्च किया है, उन शेयर को कितने लोगों ने खरीदा, सब्सक्राइब कितना हुआ, कितने रुपए का सब्सक्राइब हुआ, वो सब्सक्राइब कैपिटल हो गया। ठीक है, मान लो कि इनकी 1000 करोड़ रुपए अथराइज कैपिटल है इनकी, मैं मान लेता हूँ SBI 1000 करोड़ रख सकता है। उन्होंने मान लो 1000 करोड़ का जो है अथराइज कैपिटल इशू किया मार्केट में, मतलब शेयर लॉन्च किए, और लोगों ने मान लो 700 करोड़ रुपए के सब्सक्राइब किए कैपिटल, मतलब 700 करोड़ के शेयर सब्सक्राइब किए, पेड नहीं किए, सब्सक्राइब किए, मतलब कि मैं 700 करोड़ के शेयर खरीदूंगा, ऐसा हमने बात कही, तो ये सब्सक्राइब कैपिटल हो गई। फिर इस 700 करोड़ की जो सब्सक्राइब कैपिटल है, इसमें से कितनी की पेमेंट मिल गई? शेयर बेच तो दिए, लेकिन पेमेंट कितनी की मिल गई? पेड अप कितना हुआ? मान लो 500 करोड़ रुपए, तो ये 500 करोड़ रुपए उसकी पेड अप कैपिटल हो जाती है। ठीक है, अथराइज कैपिटल जितना सरकार अलाउ करती है, जितना गाइडलाइन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अलाउ करता है, वो अथराइज कैपिटल उसका आधे से ज़्यादा होना चाहिए। सब्सक्राइब कैपिटल, कितना शेयर सब्सक्राइब हुआ वो सब्सक्राइब कैपिटल होती है, और कितना सब्सक्राइब कैपिटल में से कितना पेमेंट हो चुकी है वो पेड अप कैपिटल होती है। ठीक है, तो बातें क्लियर हो जाती है। कौन किसका 50% है, एग्जाम में याद रख करके बैठें, इट कैन बी आस्क्ड, पूछा जा सकता है आपसे। A shareholder cannot exercise his or her voting right on a poll in excess of 10% of total voting rights of all the shareholders of the banking company as laid down in the company। मतलब ये कहने का है कि कोई एक शेयर होल्डर है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको जो शेयर होल्डिंग में अधिकार वो 10% का हो सकता है, बस इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ये कहने मतलब है। सोचो 100 लोग अगर वोट कर रहे हैं
ठीक है, या कुल मिलाकर के 100% वोट हैं, तो उस 100% में से एक आदमी को मैक्सिमम 10% का वोटिंग राइट्स दिया सकता है, भले वो कितनी भी उसके पास पूंजी या कैपिटल हो, उससे मतलब नहीं है। तो ये बोल रहा है कि शेयर होल्डर अपनी एक्सरसाइज नहीं कर सकता वोटिंग राइट्स को 10%, टोटल वोटिंग राइट्स का 10% से ज़्यादा का अधिकार उनको नहीं दिया जाता है। प्रोवाइडेड दैट रिजर्व बैंक में इंक्रीज इन अ फेज्ड मैनर सच सीलिंग ऑन वोटिंग राइट्स फ्रॉम 10% टू 26%। अब फेज्ड मैनर में RBI चाहे तो इस अधिकार को 10% से बढ़ा करके 26% किया जा सकता है। ठीक है, फिर आता है रिस्ट्रिक्शन कंसर्निंग टू पेमेंट ऑफ द डिविडेंड। अरे डिविडेंड को पे करने के लिए भी कंसर्न है, तो यहाँ पर क्या है, डिविडेंड कब नहीं दे सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 नो बैंक शैल पे एनी डिविडेंड ऑन इट्स शेयर अंटिल ऑल इट्स कैपिटलाइज एक्सपेंसेस आगे बढ़ते हैं हैव बीन कंप्लीटली रिटर्न ऑफ। तो बोलते हैं कि कोई भी बैंक डिविडेंड तब तक नहीं दे सकता है जब तक कि उसका जो कैपिटलाइज एक्सपेंस पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए। कैपिटलाइज एक्सपेंस में क्या क्या आता है, तो उसमें आता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेंसेस, शेयर सेलिंग कमीशन, ब्रोकरेज, अमाउंट ऑफ लॉसेस इनकर्ड, एनी अदर आइटम एक्सपेंडिचर ऑन इंटेंजिबल एसेट। ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स किस में आ जाती हैं, जितना कुछ भी बताया ये आपका कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर का पार्ट है। तो जब तक कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर आप नहीं ख़त्म, मतलब पूरी तरह से कम्प्लीटली उसकी पेमेंट नहीं कर देते, तब तक आप जो है डिविडेंड नहीं डिक्लेयर कर सकते। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 एवरी बैंकिंग कंपनी शैल create a reserve fund known as statutory reserve fund and before declaring any dividend transfer to its at least 20% of profit each year। तो ये बोल रहे हैं कि सेक्शन 17 कहता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का कि हर एक बैंकिंग कंपनी को चाहिए कि वो एक रिजर्व फंड बनाए जिसका नाम स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड रखा जाए, और डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले अपने प्रॉफिट का हर साल 20% उसमें जरूर ट्रांसफ़र कर दें, अपने प्रॉफिट का 20% उसमें जरूर ट्रांसफ़र कर दें। व्हेन द अमाउंट इन द रिजर्व फंड टुगेदर विद द अमाउंट इन द शेयर प्रीमियम अकाउंट इक्वल्स द पेड अप कैपिटल, देन द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रिजर्व बैंक कैन अलाउ अ बैंकिंग कंपनी नॉट टू ट्रांसफर स्टिपुलेटेड 20% ऑफ प्रॉफिट ऑफ रिजर्व फंड। मतलब इनका कहने मतलब ये है भाई कि ये जो 20% हर साल देना है ये नहीं देना पड़ेगा। कब? व्हेन द रिजर्व फंड टुगेदर विद द शेयर प्रीमियम अकाउंट, यानी कि रिजर्व फंड और शेयर प्रीमियम अकाउंट को जोड़ लो, अगर ये दोनों जोड़ करके पेड अप कैपिटल के बराबर हो जाते हैं तो उस केस में RBI की रिकमेंडेशन पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउ कर सकती है ना, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन पर RBI अलाउ कर सकता है कि ये 20% तुम्हें उस रिजर्व फंड में डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वो 20% डालने से भी छुट्टी मिल सकती है। रिजर्व फंड कैन नॉट बी यूज फॉर एनी पर्पज अंटिल इट इक्वल्स टू द पेड अप कैपिटल। जो रिजर्व फंड है उसको किसी भी पर्पज़ के लिए यूज नहीं कर सकता जब तक ये पेड अप कैपिटल के बराबर ना हो जाए। वेयर अ बैंकिंग कंपनी यूजेज एनी अमाउंट फ्रॉम द रिजर्व फंड आर द शेयर प्रीमियम अकाउंट इट शैल रिपोर्ट द फैक्ट टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विद इन 21 days ऑफ सच यूज एक्सप्लेनिंग द सर्कमस्टेंसेस देयर ऑफ। अगर किसी वजह से बैंकिंग कंपनी आपका रिजर्व फंड से पैसा निकालती है या शेयर प्रीमियम अकाउंट से पैसा निकालती है तो पैसा निकालने के किस दिन के अंदर में RBI को इन्फॉर्म करना होगा और कारण भी बताना होगा कि किन परिस्थितियां ऐसा क्या हो गया कि उन्हें जो है पैसे निकालने पड़े हैं। सेक्शन 18 टेकिंग इनटू अकाउंट द अमेंडमेंट्स ऑफ 2012 स्टेट दैट एवरी बैंकिंग कंपनी नॉट बीइंग अ शेड्यूल्ड बैंक शैल मेंटेन अ कैश रिजर्व विथ इटसेल्फ आर in a current account with reserve bank equal to the such percentage of total DTL demand time liability in India as on last Friday of the second preceding fortnight as stipulated by RBI। तो इनका सेक्शन 18 कहता है कि कोई भी बैंकिंग कंपनी जो कि शेड्यूल्ड बैंक नहीं है उसको कैश रिजर्व मेंटेन करना होता है खुद के पास में या RBI के पास में करंट अकाउंट खुलवा करके वहाँ मेंटेन कर सकते हैं। जितना भी डिमांड टाइम लायबिलिटी का परसेंटेज RBI द्वारा डिसाइड करे उतना करना पड़ता है। फिर आता है रिस्ट्रिक्शन ऑन नेचर ऑफ सब्सिडरी कंपनीज। ठीक है, पहले इसको रिवाइज करते हैं फ्रेंड्स हम। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ देखिए कैपिटल और रिजर्व में हमने क्या देखा कि कैपिटल रिजर्व में सेक्शन 11 कहता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का कि जो पेड अप कैपिटल और रिजर्व होना चाहिए किसी भी बैंक का वो 5 लाख रुपए से कम नहीं होना चाहिए अगर वो बैंक 16 सितंबर 1962 के बाद शुरू हुआ है
अब ये जो मिनिमम अमाउंट है ये डिपेंड करता है कि कैसा बैंक है, इंडियन है, फॉरेन बैंक है, लोकल एरिया बैंक है, पेमेंट बैंक है, ये निर्भर करता है। ओके, एक राज्य में काम करता है बैंक या मल्टीपल राज्यों में काम करता है तो वो कोऑपरेटिव बैंकों में और रूरल बैंकों में ये भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, उसका सेक्शन 12 कहता है कि जो आपकी अथराइज कैपिटल है उसका आधे से ज़्यादा सब्सक्राइब कैपिटल होना चाहिए और जितनी सब्सक्राइब कैपिटल है उसकी आधे से ज़्यादा आपकी पेड अप कैपिटल होना चाहिए। ये मैंने आपको समझाया था। अथराइज होती है मान लो 1000 करोड़, तो सब्सक्राइब करते हैं लोग 700 करोड़ और फिर आपके पास में पेड होता है 500 करोड़ का। ठीक है, उसी क्रम में याद रखिएगा 50% से ज़्यादा ही होना चाहिए। उसके बाद में किसी भी वोटर को मैक्सिमम 10% पूरे वोट का 10% वोट करने का अधिकार होता है किसी भी वोटर को, यानी किसी भी शेयर होल्डर को वोट करने का अधिकार होता है। आरबीआई अगर चाहे तो ये 10% से बढ़कर मैक्सिमम 26% तक जा सकता है। फिर सेक्शन 15 क्या कहता है कि कोई भी बैंकिंग कंपनी डिविडेंड तभी पे कर सकती है जब उसने अपने कैपिटलाइज एक्सपेंसेस पूरे के पूरे राइट ऑफ कर दिए, पूरी तरह से खत्म कर दिए। कैपिटलाइज एक्सपेंसेस में फ्रेंड्स आपका आ जाता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेंसेस, शेयर सेलिंग कमीशन, ब्रोकरेज, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद में ये भी है कि सेक्शन 17 कहता है कि एक रिजर्व फंड बनाया जाएगा जिसे स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड कहा जाएगा और ये इसमें हर साल बैंक को अपने प्रॉफिट का 20% ट्रांसफ़र करना होगा। 20% ट्रांसफ़र करने से मुक्ति तब मिल सकती है जब केंद्र सरकार रिकमेंड करे और आरबीआई उसे हाँ कर दे। कब? वो भी जब आपके पास जितना भी रिजर्व फंड है और प्लस शेयर प्रीमियम, रिजर्व फंड का पैसा और शेयर प्रीमियम दोनों का पैसा जोड़ करके पेड अप कैपिटल के अगर बराबर हो जाता तो पैसे आगे भेजने की ज़रूरत नहीं, 20% ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। रिजर्व फंड तब तक नहीं यूज किया सकता है जब तक कि उसकी अमाउंट पेड अप कैपिटल के बराबर ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद में अगर रिजर्व फंड किसी वजह से यूज किया जाता है, पैसा निकाला जाता है या शेयर प्रीमियम अकाउंट से पैसा निकाला जाता है तो उसकी जानकारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 21 दिन के अंदर देनी होगी और एक्सप्लेनेशन भी करना होगा कि अगर ऐसे क्या परिस्थितियाँ रहीं कि हमें वो पैसा निकालना पड़ा है। इसके अलावा सेक्शन 18 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का कहता है कि हर एक बैंकिंग कंपनी जो कि शेड्यूल्ड बैंक नहीं है उसको एक कैश रिजर्व मेंटेन करना होगा खुद के पास में या आरबीआई के पास करंट अकाउंट CRR वगैरह की बात यहाँ पर हो रही है एक तरीके से। ठीक है, मेंटेन करना होता है। शेड्यूल्ड बैंक नहीं है उनके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। अब है रिस्ट्रिक्शन ऑन नेचर ऑफ सब्सिडरी कंपनीज। सेक्शन 19 स्टेट दैट अ बैंकिंग कंपनी कैन नॉट फॉर्म एनी सब्सिडरी कंपनी। तो सेक्शन 19 कहता है कि कोई भी बैंकिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी नहीं बना सकती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। हाउएवर इट मे इस्टेब्लिश अ सब्सिडरी कंपनी इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। तो वो जो है सब्सिडरी बना सकता है, लेकिन किन परिस्थितियों में? टू अंडरटेक एनी वन और मोर फंक्शंस फॉर्म ऑफ बिजनेस परमिसिबल फॉर बैंकिंग कंपनी अंडर सेक्शन 6। तो सेक्शन 6 के तहत कोई भी बिजनेस जो कि परमिसिबल है सेक्शन 6 के तहत, उस काम को करने के लिए सब्सिडरी बनाई जा सकती है। टू कैरी ऑन बिजनेस ऑफ बैंकिंग एक्सक्लूसिवली आउटसाइड इंडिया, यानी कि कोई सब्सिडरी आप बनाना चाहते हो जो कि विदेश में आपका बैंक बिजनेस देखना चाहती है तो बना सकते हो। हाउएवर बिफोर क्रिएटिंग सब्सिडरी कंपनी फॉर दिस पर्पज प्रीवियस परमिशन इन राइटिंग ऑफ द आरबीआई नेसेसरी। तो विदेशों में आउटसाइड इंडिया बिजनेस करने के लिए सब्सिडी बनाना चाहते तो बना लीजिए, लेकिन आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी। टू अंडरटेक सच अदर बिजनेस व्हिच द रिजर्व बैंक में विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट कंसिडर टू बी कंडक्टिव टू बी द स्प्रेड बैंकिंग इन द इंडिया एंड टू बी अदरवाइज यूजफुल नेसेसरी फॉर पब्लिकेशन। मतलब इसके अलावा अगर किसी और काम के लिए लगता है कि आरबीआई को लगता है कि भाई जनता की भलाई के लिए ये सब्सिडी बनाई जानी ज़रूरी है तो उस केस में भी अलाउ किया जाता है। रिस्ट्रिक्शंस ऑन लोन एंड एडवांसेस की अगर हम बात करें, लोन्स एंड एडवांसेस की, सेक्शन 20 डील्स विद द रिस्ट्रिक्शन ऑन बैंक फॉर मेकिंग सर्टेन टाइप्स ऑफ लोन। तो यहाँ पर सेक्शन 20 बात करता है कौन कौन से लोन है जो कि रिस्ट्रिक्टेड हैं, नहीं दिए जा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन नो बैंकिंग कंपनी सेल। तो सेक्शन के 20 के हिसाब से कोई भी कंपनी ग्रांट एनी लोन और एडवांसेस ऑन सिक्योरिटी ऑफ इट्स ओन शेयर। पहला, खुद के शेयर को बंधक रख करके लोन नहीं दे सकता है। दूसरा, इंटर इनटू एनी कमिटमेंट फॉर ग्रांटिंग एनी लोन और एडवांसेस टू आर बिहाफ ऑफ, यानी कि किसी भी तरीके का लोन देने का कमिटमेंट करना, एडवांस देने का कमिटमेंट नहीं कर सकती। किस चीज़ के लिए? एनी ऑफ इट डायरेक्टर, अपने खुद के डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकती है। टू एनी फर्म इन विच एनी डायरेक्टर एनी ऑफ इट डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड एज पार्टनर, मैनेजर, एम्प्लॉय और गारंटर।
कोई एक फर्म है जिसमें जो आपके बैंक का डायरेक्टर है वो पार्टनर बने बैठे हैं, मैनेजर बने बैठे हैं, एम्प्लॉय बने बैठे हैं या गारंटर बने बैठे हैं, तो ऐसी कंपनियों को भी लोन नहीं दे सकते, ऐसी फर्म को लोन नहीं दे सकते। एनी कंपनी इन व्हिच ए डायरेक्टर ऑफ द बैंक इज इंटरेस्टेड एज ए डायरेक्टर, मैनेजिंग एजेंट, मैनेजर, एम्प्लॉय और गारंटर, यानी यहाँ फर्म की बात की, यहाँ कंपनी की बात की कि भाई कोई कंपनी है जिसमें आपका डायरेक्टर, यानी अगर किसी और कंपनी में डायरेक्टर बेनिफिट ले रहा है तो उस कंपनी को लोन देने से मना किया गया है। एनी इंडिविजुअल इन रिस्पेक्ट ऑफ होम एनी ऑफ द डायरेक्टर्स इज ए पार्टनर और गारंटर, या कोई व्यक्ति है जिसके साथ में आपका डायरेक्टर पार्टनर बना बैठा है या गारंटर बना बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति को भी लोन नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस की यहाँ पर बात हुई, ये हमने बात कर ली थी। देखिए रिस्ट्रिक्शन ऑन मतलब रिस्ट्रिक्शन ऑन क्रिएशन ऑफ सब्सिडरी कंपनीज होना चाहिए। तो सेक्शन 19 कहता है कि कोई भी बैंकिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी नहीं बना सकती है, कुछ विशेष परिस्थितियों में बनाया जा सकता है, जैसे टू अंडरटेक एनी वन और मोर ऑफ द फॉर्म ऑफ बिजनेस, जो कि सेक्शन 6 के तहत अलाउ हैं, उन बिजनेसेस को करने के लिए अगर अलाउ कर दिया गया। कैरी ऑन बिजनेस ऑफ बैंकिंग एक्सक्लूसिवली आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर कोई बिजनेस आप करना चाहते हैं उसके लिए आप अगर जो है सब्सिडी बना सकते हैं, लेकिन आरबीआई की परमिशन आपको चाहिए होगी, या किसी और पर्पज़ के लिए जिसमें आरबीआई को लगता है कि जनता के हितों के लिए ये काम करना ज़रूरी है बैंकों के द्वारा, तो उस केस में भी अलाउ कर सकते हैं कि ठीक है सब्सिडी आप बना लीजिए। सेक्शन 20 बात करता है रिस्ट्रिक्शंस ऑन लोन एंड एडवांसेस पे। तो सेक्शन 20 में बातें होती हैं कि रिस्ट्रिक्शन किन किन चीज़ों पर रहेगी। तो इस सेक्शन के हिसाब से कोई भी बैंकिंग कंपनी ग्रांट एनी लोन और एडवांसेस ऑन सिक्योरिटी ऑफ इट्स ओन शेयर, खुद के शेयर को सिक्योरिटी में रख करके उस पर लोन नहीं दे सकता है बैंक। ठीक है, यानी कि जैसे मेरे पास पीएनबी के मान लो 1600 शेयर हैं, तो मैं उनको बंधक रख करके पीएनबी से लोन नहीं ले सकता हूँ, किसी दूसरे बैंक से ले सकता हूँ, बैंक खुद अपने शेयर के आधार पर नहीं देगा। इंटर इनटू एनी कमिटमेंट ऑफ ग्रांटिंग लोन और एडवांसेस ऑन बिहाफ ऑफ, यानी कि इन जगहों पर भी लोन नहीं दे सकते, जैसे अपने किसी डायरेक्टर को लोन देने से मना किया गया है। कोई ऐसी फर्म है या कोई ऐसी कंपनी है जिसमें जो आपका एक डायरेक्टर है वो एज ए मैनेजर, पार्टनर, एम्प्लॉय या गारंटर के तौर पर इन्वॉल्व है, तो ऐसी कंपनी फर्म को भी लोन नहीं दिया जाएगा। कोई इंडिविजुअल व्यक्ति है जिसके साथ आपका डायरेक्टर एक पार्टनर या गारंटर के तौर पर इन्वॉल्व है, तो ऐसे लोगों को लोन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, फिर आता है पावर ऑफ आरबीआई टू कंट्रोल एडवांसेस बाई बैंकिंग कंपनी। तो आरबीआई के पास क्या पावर होती है? इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 21, वेयर द आरबीआई सेटिस्फाइड दैट इट इज नेसेसरी आर एक्सपीडियंट इन पब्लिक इंटरेस्ट आर इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर, इट मे डिटरमाइन द पॉलिसी विथ रिगार्ड टू एडवांसेस टू बी फॉलोड बाई द बैंक, एंड व्हेन द पॉलिसी हैज़ बीन सो डिटरमाइंड ऑल द बैंकिंग कंपनीज आर द बैंकिंग कंपनी कंसर्न एज द केस मे बी सेल बाउंड। ठीक है, ब्ला ब्ला। कुल मिलाकर के ये कह रहे हैं कि जनता की भलाई के लिए सभी जो है बैंकों को चाहिए कि वो एक पॉलिसी बनाएं, डिटरमाइन द पॉलिसी विथ रिगार्ड टू द एडवांसेस टू बी फॉलोड, यानी कि लोन देने के लिए हमारी क्या पॉलिसी रहने वाली है, उसकी वो पॉलिसी बैंकों के द्वारा बनाई जानी चाहिए जिसमें जनता का भला हो, और जनता का भला हो रहा है इसका सेटिस्फैक्शन आरबीआई के पास होना चाहिए। और एक बार एडवांसेस के लिए आपने वैसी पॉलिसी बना ली तो उस पॉलिसी को फॉलो किया जाना चाहिए। बस इतनी सी बात यहाँ पर कही गई है। ठीक, लाइसेंसिंग ऑफ बैंकिंग कंपनीज। तो सेक्शन 22, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 22, अ बैंकिंग कंपनी कैन नॉट कैरी ऑन बैंकिंग बिजनेस इन इंडिया अनलेस इट होल्ड्स अ लाइसेंस इशूड इन दैट बिहाफ बाय द आरबीआई। तो मतलब हमारे देश में अगर आपको बिजनेस करना है बैंक का तो आपके पास लाइसेंस आरबीआई से होना चाहिए। बिफोर कमेंसिंग बैंकिंग बिजनेस इन इंडिया एवरी बैंकिंग कंपनी कैन अप्लाई राइटिंग टू आरबीआई फॉर अ लाइसेंस एंड आरबीआई विल ग्रांट लाइसेंस आफ्टर सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग। तो हर एक कंपनी जो बैंकिंग का काम करना चाहती है वो आरबीआई के पास अप्लाई करेगी, आरबीआई लाइसेंस देगा, लेकिन कुछ चीज़ें इंश्योर कर लेगा, जैसे बैंकिंग कंपनी इज आर विल बी इन पोजीशन टू पे इट्स प्रेजेंट आर फ्यूचर डिपॉजिटर्स इन फुल एज एंड व्हेन क्लेम एक्रू। मतलब कहने का कि जो बैंकिंग कंपनी है उसके पास पैसे हैं, अगर मान लो कभी दिक्कत हो जाए तो वर्तमान में या भविष्य में जितने भी उसका डिपॉजिटर हो उनका पैसा वो लौटा सके, इतनी क्षमता हो उसके अंदर। द अफेयर ऑफ द बैंकिंग कंपनी आर नॉट बीइंग आर लाइकली टू बी कंडक्टेड इन अ मैनर डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ प्रेजेंट और फ्यूचर डिपॉजिटर। यानी जो बैंकिंग का बिजनेस किया जा रहा है बैंक के द्वारा वो जनता की भलाई के लिए है, ना कि उनको नुकसान पहुंचाने के लिए, डिपॉजिटर को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। जनरल कैरेक्टर ऑफ द प्रपोज्ड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी विल नॉट बी प्रेजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर। मतलब जो मैनेजमेंट है वो किसी के प्रति पक्षपात नहीं करेगा, जो उनके डिपॉजिटर उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। द कंपनी हैड एडिक्वेट कैपिटल स्ट्रक्चर एंड अर्निंग प्रॉस्पेक्टस। जो कंपनी है उसके पास पर्याप्त पूंजी है और
आगे भविष्य में कमाने की क्षमता भी है। पब्लिक इंटरेस्ट विल बी सर्व्ड बाय द ग्रांट ऑफ लाइसेंस टू द कंपनी टू कैरी द बैंकिंग बिजनेस इन इंडिया। मतलब कहने का कि अगर लाइसेंस आरबीआई देता है तो उससे जो है लोगों का हित होगा, इस बात को इंश्योर करना भी होता है। ठीक है। फर्दर द आरबीआई में कैंसिल अ लाइसेंस ग्रांटेड टू द बैंक इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। अगर ज़रूरत पड़ती है तो आरबीआई जो है वो लाइसेंस कैंसिल कर सकता है बैंकों का। किन परिस्थितियों में? इफ़ बैंक सीजेज टू कैरी ऑन बैंकिंग बिजनेस इन इंडिया। किसी वजह से यदि बैंक का काम ही नहीं कर पा रहा है, बैंकिंग बिजनेस ही नहीं कर पा रहा, तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। इफ़ द बैंक फेल टू कंप्लाई विथ एनी ऑफ द कंडीशन इम्पोज्ड अपॉन बाय द एक्ट। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की कोई गाइडलाइन को वायलेट करता है, उसको नहीं कंप्लाई कर पाता है, तो उस केस में भी आरबीआई लाइसेंस कैंसिल कर देता है। लेकिन हाँ, ये है कि अगर लाइसेंस कैंसिल हो गया है, हाउएवर एग्रीवेटेड बैंक कैन अपील टू द सेंट्रल गवर्नमेंट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ आरबीआई फॉर कैंसिलिंग द लाइसेंस इन विच केस डिसीजन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी फाइनल। मतलब कहने का ये हुआ, हियर इज अ बैंक, आरबीआई ने लाइसेंस कैंसिल कर दिया। अब बैंक दुखी है कि सर हमारा लाइसेंस क्यों कैंसिल किया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाओगे। मेरे ख्याल से 60 डेज़ का टाइम होता है यहाँ पर, 60 दिन के अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाओगे और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी कि नहीं लाइसेंस हटा दो, वापस दे दो, तो वापस दे देंगे, नहीं तो बोल देगी कि अब काम बंद करो, तो बंद करना पड़ेगा। जो भी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन होगा दैट विल बी फाइनल। तो ध्यान रखें कि अगर आरबीआई की तरफ से लाइसेंस कैंसिल हुआ है तो किसके पास अप्लाई करोगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही अप्लाई करने का विकल्प होता है, क्योंकि फिर वही सुप्रीम अथॉरिटी हो जाते हैं वहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि भाई पावर ऑफ आरबीआई टू कंट्रोल एडवांसेस बाय बैंकिंग कंपनी। तो सेक्शन 21 में ये कहा गया है कि हर एक बैंक को ये चाहिए कि वो पब्लिक के इंटरेस्ट को बचाने के लिए, लोगों के हितों के लिए एडवांस को लेकर के एक पॉलिसी बनाएं और फिर उस एडवांस की पॉलिसी को फॉलो करें। ठीक है, सेक्शन 21। सेक्शन 22 बात करता है लाइसेंस को रिलेटेड। तो वो बोलता है कि कोई भी कंपनी अगर बैंक का काम करना चाहती है तो उसके लिए आरबीआई से लाइसेंस मिलना जरूरी है। आरबीआई भी लाइसेंस दे देता है हर एक बैंकिंग कंपनी जो उसके पास अप्लाई करती है, लेकिन वो देने से पहले इंश्योर करता है कि जो कंपनी बैंक का काम करने जा रही है वो इस स्थिति में है कि अपने डिपॉजिटर का पैसा प्रेजेंट में या फ्यूचर में दे सकेगी, है ना। उसके बाद में कंपनी का जो अफेयर है, जो काम है, वो इस तरीके से तो नहीं हो रहा है कि जिससे जो है डिपॉजिटर का नुकसान हो जाए। जो मैनेजमेंट है वो ऐसा तो नहीं है कि जो आम जनता के हितों की रक्षा ना कर सके, उनके प्रति पक्षपात करे। कैपिटल जो है, पूंजी है जो कंपनी के पास, वो पर्याप्त है और भविष्य में भी कमा सकती है ये कंपनी या नहीं कमा सकती, ये सारी बातें ध्यान रखते हैं। उसके अलावा जब भी लाइसेंस दिया जाता है तो पब्लिक हितों की रक्षा हो, इस बात को सबसे ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है। इसके अलावा आरबीआई लाइसेंस कैंसिल कर सकती है जो भी बैंकों को दिया गया है उसके लिए। अगर बैंक जो है बैंकिंग बिजनेस नहीं कर पा रहा है किसी वजह से तो लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है। अगर बैंक फेल कर जाता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आरबीआई एक्ट की किसी कंडीशन को कंप्लाई करने में, तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर मान लो बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया आरबीआई द्वारा, तो उस केस में आरबीआई जो है हमारे बैंक के पास क्या विकल्प होगा? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में 60 डेज़ के अंदर में, ये एक बार देखना पड़ेगा 60 डेज वाला जो है, लेकिन आई थिंक सही है, 60 डेज़ के अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अप्लाई करेगा वो बैंक कि सर हमारा लाइसेंस कैंसिल कर दिएगा, इसको देख लीजिए। अब केंद्र सरकार जो है जो भी फैसला लेगी वही फाइनल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस यहीं पर अपना लेक्चर ख़त्म हो जाता है फ्रेंड्स। एक और जो है लेक्चर करेंगे फ्रेंड्स जिसमें हम ये पूरा का पूरा चैप्टर ही कवर कर देंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।